पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम लेके आई है। जो हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सिविलाइजेशन, उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी का बहुत बड़ा एंड मेजर रोल है। और उस सोलर प्रोजेक्ट को लगा के गवर्नमेंट को 25 साल के लिए बिजली बेच सकते हैं। हाउ ड्यूरेबल आर सोलर पैनल? कई डेकेड्स पहले भी जो सोलर पैनल्स लगे थे वो आज भी काम कर रहे हैं। क्या मैं मान सकता हूँ हमसे पुराने सोलर पैनल भी चल रहे होंगे? तो जैसे हम कहते हैं पहले कि दादा लाए पोता बरते, तो सोलर पैनल एक ऐसी चीज है जो दादा लगाएगा और पोते तक उसका बेनिफिट मिलेगा। 25-30 साल तक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। हमारी सभ्यता के अंदर शुरू से ही सूर्य को एक देवता का स्थान दिया गया है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है? देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर एसेट तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। दो पार्ट्स में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स है। एक है सोलर पैनल की क्लीनिंग, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज सोलर पैनल काम करता है लाइट कलेक्शन के प्रिंसिपल पे। अगर उसके ऊपर डस्ट कलेक्ट होगी तो वो लाइट सही से कलेक्ट नहीं कर पाएगा और पावर आउटपुट उसका अफेक्ट होगा। लोन इसके ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी बैंक से इसके अंदर लोन ले सकते हैं। कि इंडियन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है कि कोई भी इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो सोलर के लिए ऑन प्रायोरिटी लोन दे, और इससे बहुत किसानों ने, लाखों किसानों ने फायदा उठाया भी है। 100 गज का भी मकान है तो 100 गज के मकान के ऊपर आराम से 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है। 3 किलोवाट एंड अबव 78,000 की सब्सिडी मिलती है। आप सभी ने शाहिद कपूर की मूवी बत्ती गुल मीटर चालू तो देखी होगी। आज के समय में बत्ती गुल हो या ना हो, लेकिन मीटर हमेशा चालू रहता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, मैनुअल कामों की जगह भी मशीन्स ने ले ली है। घरों के अंदर अगर हम बात करें, डिश वॉशर, रोटी मेकर, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी, ये सब ज़रूरत बन चुका है। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन मैकेनिज्म पहले जो मैनुअल होता था वो अब ऑटोमेटेड होने लगा है। पर्दे अभी अब इशारों पे काम करते हैं। सीढ़ियों से घर कौन चढ़ेगा भला, जब लिफ्ट की सुविधा मिलने लगी है। बस जनाब यूं समझ लो, कूलर पे चलने वाली बिजली अब एसी पे दौड़ने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आज किसी हाउस रेंट से कम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कंजम्पशन को कम किए बिना मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट जीरो कर सकता हूं, कैसा रहेगा? साउंड्स इंटरेस्टिंग? स्टे ट्यून्ड, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। Let's welcome our guest for today, Mr. Gaurav Gupta from Advit Solar, who is well-known solar power expert. कैसे हो गौरव जी आप? बहुत बढ़िया अमित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड स्पेशली ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इट makes me very happy to be here on this podcast, spreading more environmental awareness, especially knowledge about the solar energy, which is very close to my heart. So thank you once again. How is the journey so far? Well, the journey so far has been quite interesting, Amit, if I must tell you. बहुत ही मज़ा आया है। एंड अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, आज से करीब 17 साल पहले 2007 में मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन के अंदर करीब 8-9 साल काम किया। और 2015-16 के आसपास जब मोदी जी की नई सरकार आई, और उस वक्त काफ़ी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर बहुत फोकस किया गया। एंड उस समय पे मैंने और मेरे पार्टनर प्रशांत जैन, जो कि मेरे क्लासमेट हैं और मेरे स्कूलमेट भी रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस डोमेन के अंदर अपना एक्सपर्टीज बनाया जाए और अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाए। सो दैट्स वेयर आवर जर्नी इन सोलर स्टार्टेड। So that was back in 2015-16, and since then we have delivered multiple projects across India, and Wonderful. here I am with you before our audience. Why should someone think of installing solar panels? अमित, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका मैं सिंपल सा जवाब देना चाहूँगा कि आज की बढ़ती महंगाई के अंदर जब एक घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का अपना बिल खुद ही एक रेंट के बराबर हो गया है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो इन सब सिचुएशंस के बीच ऐसा क्या तरीका है जिसे करके कोई भी कंज्यूमर अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर सकता है? तो उसका जवाब सबसे सेफ, सिंपल और रिलायबल है रूफटॉप सोलर। और रूफटॉप सोलर एक ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है, मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, और एक बहुत इजी टू अडॉप्ट एंड बहुत ही कम समय के अंदर लगा के हम करीब 25-30 साल तक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल जायज़ बोली कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लाइक नेवर बिफोर। अभी आपने देखे होंगे कि कभी पूरी की पूरी जो सिटीज़ हैं वो सेल्फ सस्टेन सोलर सप्लाई पे बनाई जा रही हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा धुलेरा के बारे में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक नई सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहाँ पे पूरी की पूरी सिटी के अंदर वो सोलर सप्लाई होगी।
लाइक जी 5500 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके थ्रू पूरी सिटी के अंदर सप्लाई दी जाएगी। एंड आजकल स्टेडियम्स हो गए जगहों पे, अडानी के प्रोजेक्ट हो गया, आपने रन ऑफ कच्छ में सुना होगा, अडानी का प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे, लाइक गीगावाट के अंदर प्रोडक्शन की जाएगी। अगर मैं अदानी के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी जो उनका जामनगर रिफाइनरी के अंदर कई मेगावाट के अंदर कई गीगावाट में इनफैक्ट उनका एक ऑलरेडी सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसके अलावा जो आज की डेट में दो सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, भाडला राजस्थान और खावड़ा गुजरात, ये दो आज की डेट में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। और ढोलेरा की अगर स्पेसिफिक बात करें, ढोलेरा एक फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो इस डायरेक्शन में है कि हम उसको एक नेट जीरो स्मार्ट सिटी बनाएं। नेट जीरो का मतलब ये हुआ कि जितनी भी वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन होगी वो आपकी सारी की सारी रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए एंड प्रिडोमिनेंटली वो सोलर एनर्जी से आएगी और उसके लिए एक डेडिकेटेड सोलर पार्क क्रिएट किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी पाथ ब्रेकिंग एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। बिकॉज वो एक ऐसी सिटी बनाना चाह रहे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल की सिटी होगी। जी वो शंघाई, जी दुबई, सिंगापुर, उन सिटीज़ को उसको कम्पीट करना चाहते हैं और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तो राइट उनका ये ऑब्वियसली ये उनका एक फुट स्टेप बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली एंड फ्यूचर में हमें ऐसी और भी लार्ज मेगा सोलर सिटीज़ देखने को मिलेंगी। आई थिंक धोलेरा और गिफ्ट सिटी एक शुरुआत और एक टेम्पलेट भर है। इस तरह की सिटीज़ हमें और भी शहरों में और भी स्टेट्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। एंड इनफैक्ट अगर हम स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर ही जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट हैज़ गॉन अप टू मोर देन 80 गीगावाट। 80 gigawatt is a huge number when it comes to the overall solar installed capacity. Only China and US are the two countries which have more installed capacity, जिनके पास भारत से ज़्यादा सोलर एनर्जी कैपेसिटी अवेलेबल है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हैज़ बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल, बट अभी रास्ता और बहुत तय करना बाकी है। जो इंडिया की ओवरऑल एक सोलर एस्टिमेट है वो 800 गीगावाट से ज़्यादा की है। अगर हम वो अचीव कर पाते हैं तो वो एक ऐसा माइलस्टोन होगा जो आगे आने वाली हमारी कई जनरेशन्स तक बेनिफिट करेगा। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि चाइना और यूएस हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं करंटली, बट ये एक बात ये भी है कि हम लोग टॉप 10 में भी स्टैंड नहीं करते थे पिछले कुछ टाइम पहले। जी बिल्कुल। आज हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो कितना टाइम में आपको लगता है कि हम सेकंड लार्जेस्ट बन सकते हैं, फर्स्ट स्पॉट भी हम लोग अचीव कर सकते हैं? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और इसके अंदर चाइना के पास एडवांटेज रहा है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होने का और एक मेगा स्केल पे सप्लाई चेन पूरा डेवलप करने का, जहाँ पे इंडिया उतना एडवांटेज आज तक नहीं ले पाया है। बट अगेन थैंक्स एंड क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी उन्होंने फेवरेबल पॉलिसीज लाई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसकी वजह से आज की डेट में इंडिया के अंदर अपना जो सोलर पैनल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट हैज़ गॉन अप टू 60 गीगावाट एंड मोर per year. This is a huge number considering again a situation around 10 years ago जब हार्डली 2 या 3 गीगावाट की कैपेसिटी हुआ करती थी। सो रास्ता आगे अभी तय करना और बहुत बाकी है, मंजिल और तय करनी बाकी है। Will the broad adoption of solar energy affect the economy in a longer run? सो अमित, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और इस सवाल को मैं 4 तरीकों से 4 पॉइंट्स में जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है वो बहुत हद तक हमारा कम होगा इन फ्यूचर। अब फॉसिल फ्यूल कम इंपोर्ट होने के भी और कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि हमारी इन्वायरमेंट क्वालिटी इंप्रूव होगी। जो हमारी पावर प्रोडक्शन, पावर जनरेशन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हो रही है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट कर देंगे, तो उससे हमारी एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव होगी। तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है कि वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड लीडर्स ने मिलके कुछ क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेशनल लेवल पे क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाए हैं। और उन सब के अंडर इंडिया ने बहुत अग्रेसिव टारगेट्स अडॉप्ट किए हैं टू बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड नेट जीरो बाय 2030 एंड 2050। अब उन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल है, एंड उसमें भी सोलर एनर्जी का स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इन सब चीज़ों के बीच पिछले 10 से 15 साल के अंदर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियल सेगमेंट के रूप में उभरा है। और इस सब के बावजूद अमित, पिछले 10 से 15 साल के अंदर ना सिर्फ इन पॉलिसीज़ की वजह से, इस नए सेक्टर की वजह से एक पूरा नया इंडस्ट्रियल सेगमेंट विच इज़ सोलर एनर्जी सेगमेंट ओपन अप हुआ है, जिससे कि बहुत नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई हैं, बल्कि इससे लाखों युवाओं को बहुत अच्छा रोज़गार भी मिला है। सिर्फ इंस्टॉलेशन में, डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि मेंटेनेंस के अंदर भी। और एक पूरी स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर हुई है
जो इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक एसेट फ्यूचर में बनेगी। और अमित, जब हम एक फॉसिल फ्यूल कम इंपोर्ट करेंगे तो उसके साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम स्पेंड होगी, फॉरेन एक्सचेंज कम स्पेंड होगी तो हमारा फिजिकल डेफिसिट भी इंप्रूव होगा, और ये हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को बहुत हद तक इंप्रूव भी करेगा, बिकॉज इंडिया एज अ ग्रोइंग कंट्री नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट राइट नाउ हमारा एक जो फोकस है एनर्जी रिलायंट बनने के लिए, उसमें भी सोलर एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। या इनफैक्ट आजकल ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम लेके आई है, जी। जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों के रूफटॉप पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इनफैक्ट जो ये पीएम सूर्य घर योजना है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अयोध्या मंदिर का लोकार्पण करते वक्त इसका उद्घोषणा की थी। तो इसके अंदर जैसे आपने कहा 1 करोड़ घरों को हमें टारगेट करना है। उसके अंदर जनरली जो एक स्कीम जिस तरह से बनाई गई है, वो 3 किलोवाट तक सब्सिडी उसमें बताई गई है, विच इज़ 78,000। ये 78,000 की जो सब्सिडी अमाउंट है, ये सेंटर की तरफ से आती है। इसके अलावा कुछ अलग अलग राज्यों के अंदर स्टेट लेवल पे भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर अप टू 30,000 की एक सब्सिडी एडिशनल ओवर एंड अबव मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के एडिशन में। तो कोई भी कस्टमर अगर 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाता है तो उसको 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है, और यही सब्सिडी 10 किलोवाट तक भी कंटिन्यू रहती है। सो 3 से 10 किलोवाट के बीच में सब्सिडी अमाउंट सेम रहता है, और ये कस्टमर को डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिलता है। ये कोशिश है कि सौर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को बिल्कुल जन जन तक पहुंचाने की। छोटे से छोटे घर में भी किस तरह से सौर एनर्जी का हम प्रकाश लेके जाएंगे, उस डायरेक्शन में एक कदम है। ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी कदम है एंड इट्स एक्चुअली सर्विंग द मासेस। मैं एब्सोल्युटली। इतना जानना चाहूंगा कि आम आदमी की जेब से क्या खर्चा लगेगा इसको अगर इंस्टॉल करवाना चाहता है, और इस पे लोन मिल जाएगा? एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 किलोवाट का किसी कस्टमर का कनेक्टेड लोड है, उनके यहाँ पे जो कनेक्शन लगा है, मीटर लगा है, वो 3 किलोवाट का लगा है, और उसके अंदर उसके साथ में उनको एक सोलर पैनल सिस्टम लगाना है, वो भी 3 किलोवाट का लगाना है। और वो 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल सिस्टम है, उनको करीब करीब 1,80,000 रुपये, विच इज 60,000 पर किलोवाट के करीब कॉस्ट करेगा, प्लस जीएसटी। और इसके अंदर से 78,000 रुपये की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाएगी। कुछ स्टेट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के अलावा स्टेट लेवल पे भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर 30,000 रुपये की एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऑन 3 किलोवाट सिस्टम। अब 1,80,000 माइनस 1,08,000, जो बैलेंस है 72,000 रुपये का, वो कस्टमर की नेट कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन जो 1,08,000 की सब्सिडी है, वो कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्ट आएगी कस्टमर के पूरे प्लांट का खर्चा करने के बाद। तो वो कोई एप्लीकेशन लगाने के टाइम पे सब्सिडी मिल जाती है या फिर वो बाद में मिलती है एक जी बार आपको अपनी? जी, एप्लीकेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, जो पीएम सूर्य घर वेबसाइट के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसीजर मेंशन है, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। और जो प्लांट की वेरिफिकेशन, इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली विद इन 1 मंथ कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है। एंड बहुत सारे कस्टमर्स के पास से हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है कि उनको सब्सिडी टाइम पे रिसीव हुई है। सो द सिस्टम इज वर्किंग स्मूथली, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इसके लिए ऐसे और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास अपनी रूफ होनी चाहिए, और एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, और जो सोलर प्लांट लगेगा, सोलर प्लांट ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटर्ड फॉर्मेट में लगेगा। इट्स जस्ट दैट कि वो जैसा आपने बताया कि वो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच का सेटअप होना चाहिए। एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दैट। तो अमित, जो मैंने 3 किलोवाट का लिया था, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जो सब्सिडी एलिजिबिलिटी है, उसमें 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी के रेजिडेंशियल सोलर पावर प्लांट्स कवर्ड हैं। अब उसके अंदर कोई कस्टमर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, तो 1 किलोवाट के सिस्टम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से 30,000 की सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट्स पे 60,000 की, 60,000 की सब्सिडी मिलती है, और 3 किलोवाट्स एंड अबव 78,000 की सब्सिडी मिलती है। और इसके अंदर जो भी स्टेट लेवल सब्सिडी मिलती है, वो इसमें अलग से ऐड होती है। कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल अगेन दिल्ली के अंदर, एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव भी मिलता है कि जितनी भी सोलर एनर्जी वो सिस्टम जनरेट कर रहा है, उसके बेसिस पे कस्टमर को कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके बिल में रिबेट मिलता है, 3 रुपये यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट, या 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ये अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर हो सकता है। व्हाट अबाउट लोन? जी, लोन इसके ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी बैंक से इसके अंदर लोन ले सकते हैं, क्योंकि सोलर का जो प्रोजेक्ट है, या सोलर के लिए जो लोन है, वो एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है कि कोई भी इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो सोलर के लिए ऑन प्रायोरिटी लोन दे, मोर देन अदर सच रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो उस चीज़ के चलते आपको बैंक से, आपको एनबीएफसी से,
और भी बहुत थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू आपको डे वन पे आपको लोन मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज विच आर वेरी मिनिमल। तो कह सकते हैं कि इसमें आसानी से लोन मिल जाता है ग्राहक जी को। बिल्कुल, डे वन से इसके अंदर आपको आराम से लोन मिल सकता है। मिनिमम कितनी जगह चाहिए इस तरह का सेटअप इंस्टॉल करने के लिए? एक अगर थंब रूल पकड़े हमें जी, तो उसमें अगर हमारे पास आरसीसी की एक फ्लैट रूफ है, हम्म, ठीक है, कंक्रीट की फ्लैट हम्म, रूफ है, छत है हमारे पास, तो उस पे पर किलोवाट हमें 80 स्क्वायर फीट के आसपास की स्पेस की रिक्वायरमेंट है। 80 स्क्वायर फुट, दैट्स इट। 80 स्क्वायर फीट जी। तो अगर किसी का 100 गज का भी मकान है, तो 100 गज के मकान के ऊपर आराम से करीब करीब 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है। जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो उस रूफ की नक्शे पे, लेआउट पे और उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करती डिमेंशन है। डिवाइडर है। हाँ, और रूफ पे कितना हमारे पास शैडो फ्री स्पेस अवेलेबल है, हम्म। जिसपे कि हमारे पास विदाउट एनी शैडो, बिना किसी छाया के हमें फुल धूप मिले, पूरी धूप मिले। सोलर पैनल्स को अपने प्रेमाइसिस में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया जा सकता है? जी, सबसे अच्छी जगह तो इंस्टॉल करने की आपकी छत ही है, बिकॉज़ छत एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेली कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और वो आराम से सिस्टम अपना काम कर सकता है। इसके अलावा जो और भी घर के अलावा जो बड़े सेटअप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर सोलर पैनल्स को पार्किंग एरिया पे भी लगाया जा सकता है। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स तो कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स वर्टिकली सोलर पैनल लगाने वाले भी बने हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग के वर्टिकल वॉल पे भी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो वो उसकी फसाड लुक को खराब नहीं करता? जी नहीं, बिल्कुल खराब नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो एक एडिशनल फीचर ऐड करते हैं, दिस इज़ एन आर्किटेक्चरल फीचर। कोई लिमिटेशन इसको इंस्टॉल करते वक्त? जी, लिमिटेशंस अमित एज़ सच और कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें 3 फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं। किसी भी सोलर प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी कंज्यूमर से हम जब डिस्कस करते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट इनपुट्स लेने पड़ते हैं। एक तो ये कि उनके पास स्पेस कितना अवेलेबल है। दूसरा कि उनका कनेक्टेड लोड कितना है, फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, कुछ केसेस में 50, 100 और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं उससे 500 किलोवाट, 1 मेगावाट तक का भी कनेक्टेड लोड होता है। तीसरा जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है कि उनकी एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है। एक हाउस होल्ड की कंजम्पशन 500 यूनिट पर मंथ हो सकती है, एक फैक्ट्री की 5000 यूनिट पर मंथ हो सकती है और भी बड़ी इंडस्ट्री की कंजम्पशन 5 लाख 50 लाख यूनिट पर मंथ भी हो सकती है। और उनकी कंजम्पशन, रूफटॉप अवेलेबल एरिया और जो उनका कनेक्टेड लोड है, इस तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सही कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। कोई स्पेशल परमिशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर से? जी बिल्कुल, अलग-अलग स्टेट्स के अंदर जो डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम का मतलब जैसे दिल्ली के अंदर टाटा पावर है, बीएसईएस है, यूपी में पीवीवीएनएल है या हरियाणा में उत्तर हरियाणा दक्षिण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बेसिकली है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर लाइक आई इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी सर्विस मेंशन। प्रोवाइडर जिसको आप अपना बिल पे करते हैं, हम्म, जो आपके घर तक बिजली पहुंचाता है, आपको उनसे एक नेट मीटरिंग की पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। और ओके। ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये भी प्रोसीजर फुल्ली ऑनलाइन है और स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी पूरी मॉनिटरिंग मिलती है और कोई भी अच्छा इंस्टॉलर है वो आपको इसके अंदर पूरी मदद करता है। कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इसकी परमिशन लेने की? जी, परमिशन लेने की कुछ कॉस्ट होती है, उसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस आती है, उसके अंदर आपकी एक कनेक्शन एग्रीमेंट फ़ीस आती है और एक जो मीटर और इक्विपमेंट चेंज होते हैं, उनकी फ़ीस आती है। कुल मिला के रेज़िडेंस के अंदर एक ₹5000 की मीटर नेट मीटरिंग कॉस्ट के अलावा, इंडस्ट्री के अंदर कई लाख में भी नेट मीटरिंग कॉस्ट जा सकती है। एक चीज डिस्कस करते हैं, एक जी। एवरेज हाउस होल्ड में, एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड में कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट रहती होगी, लाइक कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए, एक अगर टिपिकल हाउस होल्ड देखें मिडिल क्लास जिसमें 2 बीएचके या 3 बीएचके का हाउस होल्ड है और उनका करीब 150 से 200 गज़ का भी अगर मकान है या फिर 100 गज़ का भी मकान है और उनकी मंथली कंजम्पशन 700 यूनिट की है। हम्म, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 700 यूनिट्स की उनकी कंजम्पशन है। अब 700 यूनिट्स की कंजम्पशन के अगेंस्ट अगर हम एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं और उनके घर में भी 5 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हम्म, अब 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम पूरे 1 साल के अंदर करीब-करीब 7000 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करेगा। हम्म, राइट। और 7000 यूनिट्स का मतलब कि ऑन एवरेज पर मंथ हमारी 600 यूनिट्स सोलर एनर्जी जनरेट होगी। तो 700 यूनिट्स की कंजम्पशन और 600 यूनिट्स का हमारा प्रोडक्शन, ये जो नेट डिफरेंस है, ये डिफरेंस कस्टमर को पे करना होगा और इस तरह से कस्टमर का जो एनर्जी बिल है वो ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगा। इनफैक्ट कुछ केसेस में जो कुछ हमारे कस्टमर्स हैं उनका तो बिल्कुल जीरो एनर्जी बिल भी हो गया है। हाँ, सिर्फ एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका एनर्जी बिल है सिर्फ वही रिड्यूस होगा, आपके जो फिक्स चार्जेस हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे। फिक्स चार्जेस एज इट इज आपके जैसे पहले आ रहे थे अभी भी वैसे ही चलेंगे। वो जो आपका डिस्कॉम लेता है, लाइक यू सेड यस डिस्कॉम। यस, डिस्कॉम जो फिक्स चार्जेस लेता है, जो आपके कनेक्शन चार्जेस होते हैं वो एज इट इज रहेंगे। 5 किलोवाट का सेटअप लगाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए?
अमित जी, 5 किलोवाट का सेटअप अगर हम लेके चलते हैं तो करीब करीब हमें 5 किलोवाट के सेटअप के लिए 400 स्क्वायर फीट की स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगी, 400 से 500 स्क्वायर फीट। और इसके अंदर आराम से हम सिस्टम लगा सकते हैं। घर की छतों पे जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि हम एक थोड़ा सा हाइट पे सिस्टम लगाएं, 6 फीट 7 फीट 8 फीट की हाइट पे सिस्टम लगाएं, जिससे कि उनको रूफ का एरिया सारा यूजेबल रहे, वो आप आराम से वहां पर घूम सकें, टहल सकें, उनकी रूफ एरिया ब्लॉक ना हो। लाइक परगोला लाइक सेटअप। यस, परगोला लाइक सेटअप भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एस्थेटिक लगता है देखने में, बहुत एस्थेटिक लगता है, काफी हमारे कस्टमर्स बहुत उसकी डिमांड करते हैं, काफी इन डिमांड प्रोडक्ट है वो भी। यूजेबल भी रहता है एरिया। जी जी, बिल्कुल यूजेबल रहता है। उसके नीचे कुछ कस्टमर्स तो अपना एक सीटिंग एरिया बना लेते हैं, हाँ। ओपन कॉफी एरिया बना लेते हैं, या कुछ गार्डनिंग एरिया बना लेते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस, क्रिएटिव एप्लीकेशंस कस्टमर्स खुद ही अपनी तो तरफ कुछ से आइडियाज तो जनरेट आपने कर अभी लेते खुद हैं। ही दे दिए। जी बिल्कुल। कुछ कैफेज में, कुछ रेस्टोरेंट्स में, ओपन रेस्टोरेंट्स में, लॉन्स जी में, बैंकेट्स में, जी, आप यहाँ पे उसको बिल्कुल इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जिसके अच्छा। अंदर इंडस्ट्री में हमने कारपोर्ट क्रिएट किया है। कुछ जगहों पे हमने लॉन के अंदर भी एक ईवी चार्जिंग स्टेशन क्रिएट किया था सोलर पैनल की मदद से, जिसके अंदर सोलर पैनल से ही उनकी ईवी भी चार्ज होती है, उसके साथ एक चार्जिंग पोर्ट लगा के। इंटरेस्टिंग। सो इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी एक पावर सोर्स है। उस पावर सोर्स को हमें यूज़ कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है। उसके अंदर जो रेगुलर मेथड्स होते हैं, उसके अलावा कुछ क्रिएटिव तरीकों से भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी ये कॉस्टली है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सोलर पावर की टेक्नोलॉजी जो है ये कॉस्टली है। तो इसमें मेजरली कौन से फैक्टर्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, मेजरली किसी भी सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स रहते हैं सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स, स्ट्रक्चर, और बाकी जो इंस्टॉलेशन के लिए केबलिंग और एक्सेसरीज यूज होते हैं, ये मेजर कॉस्ट कंपोनेंट्स रहते हैं। इसमें से भी अराउंड 60 टू 70% कॉस्ट रहती है सिर्फ सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की, और जो बैलेंस 30 टू 40% कॉस्ट है, वो स्ट्रक्चर एंड एक्सेसरीज एंड इंस्टॉलेशन लेबर कॉस्ट आती है। अब इन सब चीज़ों के बीच में देखा जाए तो एक सोलर सिस्टम की कॉस्ट, जैसे हम 3 किलोवाट का ही सिस्टम लेके चले, 3 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट 1,80,000 रुपये करीब अगर बैठती है, तो उस 1,80,000 की कॉस्ट के अगेंस्ट जो हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसके बेसिस पे वो सिस्टम 3 से 5 साल के अंदर अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 साल की जिस सिस्टम की लाइफ है, वो अगर 3 से 5 साल में अपनी अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा है, तो उसकी वन टाइम अपफ्रंट कॉस्ट, वो भी विद लोन, बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है। खासतौर से जो लोन होता है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग हो रही है, वहीं से आपका ईएमआई भी निकल जाए। तो इफेक्टिवली आपकी पॉकेट से बहुत ही कम पेमेंट जाती है, जो कि सिर्फ अपफ्रंट डाउन पेमेंट होती है। द सिस्टम पेज फॉर इटसेल्फ। सिस्टम अपनी पेमेंट खुद से कर देता है आपको, तो आपके लिए नेट कॉस्ट जीरो पड़ती है ये इसकी। सेविंग नहीं है बेसिकली, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कमाई का जरिया भी है एक तरीके से। बिल्कुल जरिया है। अगर कोई सिस्टम 3 से 5 साल में फ्री हो रहा है और उसके बाद आपको 25 साल तक फ्री सर्विस दे रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जिसका आरओआई आज के डेट में बाकी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से कहीं बेटर है। कोई लिमिटेशंस एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद कोई जी लिमिटेशन, जैसे कि भाई लिफ्ट इस पे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, लोड ज़्यादा डालती है, जनरेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, या किसी और प्रकार का अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो हैवी हैं। देखिए, अगर हम ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटर्ड सिस्टम्स की बात करें, और मैं इस सबको बहुत ध्यान से बात बताना चाहूँगा कि ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटर्ड सिस्टम्स आपके मेन मीटर से कनेक्ट होते हैं, वो आपके डायरेक्ट लोड से कनेक्ट नहीं होते हैं। ओके। तो इस वजह से जब आपका लोड चलता है, आपके सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक बार थोड़ा हमारे ऑडियंस को जी बताएंगे कि ग्रिड मीटरिंग सिस्टम क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर लेमैन में जानना चाहें तो। जी जी अमित जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे सभी व्यूअर्स के लिए भी। ग्रिड कनेक्टेड का मतलब है कि जो डिस्कॉम से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो मीटर आ रहा है, उस मीटर की इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, और उस ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होके जो सिस्टम चलेगा, वो रहेगा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, राइट। अब इसके अंदर दूसरा टर्म है, वो है नेट मीटर्ड सिस्टम। नेट मीटर्ड सिस्टम का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं अपनी रूफ से, देखिए एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटर्ड सिस्टम में कोई भी स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता है, स्टोरेज एनर्जी स्टोर नहीं होती है। तो जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, वो या तो डे टाइम में कंज्यूम होगी हाउस होल्ड लोड के अंदर, या फिर एक्सपोर्ट होगी। इनफैक्ट लोड इंडस्ट्री का हो चाहे घर का हो, कोई भी लोड हो, या तो डे टाइम में वो कंज्यूम होगी या फिर एक्सपोर्ट होगी। और जितनी भी एनर्जी एक्सपोर्ट होगी, वो आपकी
उस वक्त की एनर्जी से, फॉर एग्जांपल नाइट टाइम की जो आपकी यूजेज है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। और इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, एनर्जी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो रिकॉर्ड करता है उसे हम नेट मीटर कहते हैं। ओके। तो जब नेट मीटरिंग होती है, जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि नेट मीटरिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, तो डिस्कॉम एक नेट मीटर वहां पे लगाती है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करता है, और उसी के बेसिस पे हमारा बिल आता है। और उसी के बेसिस पे हमारा बिल आता है। Okay. बिलिंग पीरियड के एंड में जितने भी उस मीटर ने इंपोर्ट यूनिट्स दिखाए हैं, इसका मतलब कि जितने हमने ग्रिड से एनर्जी इंपोर्ट की है, और एक्सपोर्ट एनर्जी जितने भी सोलर सिस्टम ने एनर्जी एक्सपोर्ट की है, उसका जो डिफरेंस है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, उतना ही कस्टमर को एज एनर्जी चार्जेस पे करना होता है। हाउ डज इट गोज विद इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स? लाइक हम लोग शहरों में रहते हैं, जी यहाँ पे इन्वर्टर्स अमूमन घरों में लगे होते हैं, कमर्शियल्स में जनरेटर लगे होते हैं, तो उसमें इनके साथ इनका मैकेनिज्म कैसे रहता है? देखिए, जो हाउस होल्ड में हमारे इन्वर्टर्स रहते हैं, दे आर जनरली फॉर बैकअप। हम जब ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर बैकअप नहीं होता है, और जो आपका हाउस होल्ड इन्वर्टर है वो एज इट इज काम करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इन्वर्टर वर्ड से, बिकॉज पब्लिक के अंदर एक इन्वर्टर एज अ बैकअप इन्वर्टर वो वर्ड फेमस है। बट जब हम सोलर के अंदर बात करते हैं, सोलर इन्वर्टर जो ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर होता है उसकी, और अगर हम एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, दैट इज कॉल्ड अ पीसीयू, पावर कन्वर्जन यूनिट, जो सोलर डीसी से सोलर एसी में एनर्जी कन्वर्ट करता है। सो ये जो सोलर पीसीयू है इज डिफरेंट फ्रॉम द बैकअप इन्वर्टर दैट वी यूज एट होम। सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वर्टर ओनली। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टर, बट हम उसको एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जनरेटर्स। तो जहां पर जनरेटर, वैसे तो आज की डेट में दिल्ली एनसीआर के अंदर जेनसेट्स का यूज बैन है, अच्छा, राइट, और खासतौर से डीजल जेनसेट्स का यूज बैन है। बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द कमर्शियल्स आर यूजिंग देम। दे आर यूजिंग इट। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे तो उसमें बायोफ्यूल कन्वर्जन भी किया गया है, या फिर उसको नए जेनसेट से भी रिप्लेस किया गया है। खैर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक टेक्निकल लेवल पे बात करें तो जनरेटर के साथ भी सोलर प्लांट हमारा उसके साथ ज्वाइन होकर चल सकता है। तो अगर हम जेनसेट्स के साथ बात करें तो जेनसेट के साथ भी हमारा सोलर सिस्टम उसके साथ ज्वाइन होकर चल सकता है। उसमें डिफरेंस ये आता है कि जब जेनसेट चलेगा उस टाइम पे हमारी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब सोलर विल बी रनिंग इन कंजंक्शन विद द बैकअप जेनसेट। अब बैकअप जेनसेट का जितना भी फ्यूल कंजम्पशन है, फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट का 125 केवीए का हम एक जेनसेट यूज कर रहे हैं, उसका जो एक फ्यूल कंजम्पशन है ऑन फुल लोड, वो आपका अराउंड 30% ही रह जाएगा अगर उसको हम सोलर के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर सोलर के साथ अटैच करके हम बहुत मेजर फ्यूल कंजम्पशन सेव कर सकते हैं डीजल जेनसेट। और इसको अचीव करने के लिए एक कंट्रोलर डिवाइस लगता है जिसको पीवी-डीजी सिंक या पीवी-डीजी कंट्रोलर कहते हैं। पीवी स्टैंड्स फॉर फोटोवोल्टेक, डीजी स्टैंड्स फॉर डीजल जेनसेट। उसके बीच में कंट्रोलर डिवाइस लगता है जो लोड के हिसाब से और सोलर पावर आउटपुट और जेनसेट के हिसाब से तीनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करता है सेफली। सो देर इज समथिंग जो कि इन दोनों को, जनरेटर्स को और सोलर पावर, राइट, सोलर पैनल्स को आपस में इंटीग्रेट करता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। और ये हर जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। जहाँ पर हमें जेनसेट के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है वहीं पे रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है उसमें सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, स्ट्रक्चर, केबलिंग और नेट मीटर, सिर्फ यही सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ ड्यूरेबल आर सोलर पैनल्स? देखिए, अगर सोलर पैनल्स की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए जी, तो कई डेकेड्स पहले भी जो सोलर पैनल्स लगे थे वो आज भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि सोलर पैनल्स आर प्रोवाइडिंग अ वेरी रिलायबल लॉन्ग टर्म सर्विस। एंड इन करंट सिनेरियो जो कमर्शियली सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे 25 से 30 साल तक की हमारे को परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है सोलर पैनल्स पे। क्या मैं मान सकता हूँ हमसे पुराने सोलर पैनल भी चल रहे होंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल चल रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे हैं। और आज की डेट में जो हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, आप समझिए कि आपके बच्चों के समय तक चलेंगे। सीरियसली? जी। तो जैसे हम कहते हैं पहले कि दादा लाए पोता बरते, तो सोलर पैनल या सोलर सिस्टम एक ऐसी चीज है जो दादा लगाएगा और पोते तक उसका बेनिफिट मिलेगा। मज़ेदार। और मतलब आपने जो बोली थी ये अपने आप में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका आरओआई बहुत अच्छा है, अगर इस तरह की बातचीत है जी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आरओआई बहुत अच्छा है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है? देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दो पार्ट्स में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइड कर सकते हैं। इसको कंपैरिजन भी करते हैं किसी और जनरेटिंग डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल डीजल जेनसेट के साथ। तो डीजल जेनसेट की तो एक अपनी ही फ्यूल
की कॉस्ट होती है। उसके अलावा उसके अपनी मूविंग पार्ट्स की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ऑल्टरनेटर्स की, फ्यूज बॉक्स की, कंट्रोलर्स की, एटसेट्रा, इन सब कार्ड्स वगैरह की, जो एक लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देती है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देती है। सोलर पैनल के अंदर कोई भी हमारे पास मूविंग पार्ट है ही नहीं। देयर इज नो मूविंग पार्ट एट ऑल। इन फैक्ट इट्स सो बोरिंग, आप जाएंगे ऊपर आपको आवाज तक नहीं आएगी कि भाई कुछ हो भी रहा है वहां पे। एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, इसकी मेंटेनेंस के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स है। एक है सोलर पैनल की क्लीनिंग, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज सोलर पैनल काम करता है लाइट कलेक्शन के प्रिंसिपल पे। अगर उसके ऊपर डस्ट कलेक्ट होगी तो वो लाइट सही से कलेक्ट नहीं कर पाएगा और पावर आउटपुट उसका अफेक्ट होगा। तो एवरी वीक और 10 डेज और इवन 15 डेज, डिपेंडिंग कि सोलर पैनल किस एरिया में लगा हुआ है, वहां पे डस्ट पॉल्यूशन किस तरीके का है, हम एडवाइस करते हैं कस्टमर को उसकी क्लीनिंग करने के लिए। क्लीन करने का तरीका क्या है क्लीन उसको? करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम इसको, जो नॉर्मल पोर्टेबल वाटर होता है, जो नॉर्मल पीने का पानी होता है या फिर हमारे सप्लाई का वाटर होता है जिसका टीडीएस थोड़ा कम हो, हाँ। हाई टीडीएस पानी जनरली हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जो लो टीडीएस वाटर होता है उससे हम पैनल के ऊपर पानी छिड़के और उसको हम सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप कर देते हैं, क्योंकि कई बार डस्ट स्टिकी होती है। डस्ट स्टिकी होती है तो खाली पानी से नहीं जाती है, इनफैक्ट वो वाटर ट्रेल छोड़ जाती है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं, अगर कुछ दूरी पे पैनल्स लगे हुए हैं, हाइट पे पैनल्स लगे हुए हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कस्टमर एक लॉन्ग हैंडल वाइपर के अंदर को यूज़ करके, इनफैक्ट इसके लिए बहुत अच्छे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स भी मार्केट में आते हैं। और ये तो रही बात जो हम, जहाँ पे हम रेजिडेंशियल या स्मॉल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर और बड़े यूटिलिटी स्केल मल्टी मेगावाट लेवल पे बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं। एज इन देयर इज समथिंग, कोई ब्रश है जो कि ऑल टाइम मूव कर रहा है जी बिल्कुल इन बिल्कुल अ बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न। बिल्कुल। वहाँ पर बहुत आपके एक पैटर्न के अंदर लंबे लंबे पैटर्न में अरेज में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, और एक अरे के अंदर आपके 50, 100, 150, 200 तक भी पैनल्स होते हैं, और एक तरफ से रोबोट उसको रोटेटिंग ब्रश होता है उसमें, और इस तरह से वो चलता हुआ जाता है और वापस उसको क्लीन करता हुआ आता है। तो दैट गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बिकॉज जो यूटिलिटी स्केल प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है। कुछ एरियाज़ के अंदर जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है या फिर पानी बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है। सो दिस ड्राई क्लीनिंग इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर सच लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी इतनी वायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि उस रोबोट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और छोटे प्रोजेक्ट के अंदर उसका उतना पेबैक नहीं आ पाता है। दूसरी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसके अंदर ओवरऑल सिस्टम की मेंटेनेंस। पैनल की क्लीनिंग होगी, उसके अलावा सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर मेजरली आता है आपका कनेक्शन को टाइमली चेक करना, इन्वर्टर की मॉनिटरिंग रखना, और इन्वर्टर के अंदर कुछ फैंस कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करना। इससे ज़्यादा सिस्टम के अंदर अगर अच्छे कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं और अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉलेशन हुई है, तो इसके अलावा मेंटेनेंस के अंदर लॉन्ग टर्म तक आपको कहीं पर कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ अप्लायंसेस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो फ्यूज करते रहते हैं विद टाइम, या उनको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे पंखों में कैपेसिटर होते हैं, कुछ टाइम में खराब हो जाते हैं, ट्यूबलाइट्स में होते थे पहले के टाइम पे, या और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको विद टाइम चेंज करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल होती हैं, और ये चीज़ डिपेंड करती है वहाँ की पावर क्वालिटी क्या है, अगेन इंस्टॉलेशन क्वालिटी कैसी है, और किस ब्रांड का और किस क्वालिटी का हमने वहाँ पे कंपोनेंट लगाया है। सी यहाँ पर आपने जिन कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स की बात की, दे आर कॉल्ड कंज्यूमेबल्स, हाँ। राइट। तो इन्वर्टर होता है, उसमें फ्यूज यूज होता है, एसपीडी यूज होता है। वो कभी कभार हमारे वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, ओके। दे आर नॉट मेलफंक्शनिंग। अगर उनमें से कोई भी चीज़ फ्यूज होती है तो मेलफंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। अगर कहीं पे वोल्टेज सर्ज आ रहा है या फिर करंट सर्ज आ रहा है, सो दे आर बाउंड टू बस्ट। अगर वो बस्ट करेंगे तभी वो इक्विपमेंट को बचा पाएंगे, और इस रीजन से वो भी बस्ट होते हैं कभी कभी, बट वो कॉस्टिंग ज़्यादा इजीली तो नहीं है, रिप्लेसेबल है, वो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं सिस्टम कॉस्ट के कंपैरिजन में देखूं तो एनुअली 1% के आसपास की, 1 से 2% के आसपास की हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। कुछ भी नहीं है बेसिकली। बेसिकली कुछ भी नहीं, राइट। और जैसे इसको आपने सेल्फ मेंटेन करना बहुत आसान है। बहुत अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कंडीशंस पे मैटर करता है, जी तो अगर रेनी सीजन हो, जी या फॉगी विंटर्स हो, जी। या क्लाउडी कंडीशंस हो, तो उसके अंदर भी आउटपुट पे कोई फर्क है, या सेम आउटपुट रहता है थ्रू आउट द ईयर? ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम कस्टमर से बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, और इसको हमें एक्सप्लेन भी बहुत करना पड़ता है। सो आप सबके लिए भी मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से सुने।
तो सोलर पैनल जो डिवाइस है, अगेन जैसे मैंने कहा कि वो एक लाइट कलेक्शन पे बेस्ड डिवाइस है। अगर लाइट का आउटपुट कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट कम हो जाएगा, और जो पावर का आउटपुट है वो सनराइज के साथ इंक्रीज होता है, नून टाइम में, दोपहर में पीक करता है, और इवनिंग के अंदर फिर वो डाउन हो जाता है। तो डेली का हमारा यही कर्व रहता है। तो एक दिन के अंदर भी हमारी एनर्जी की वेरिएशन आती है, पावर की वेरिएशन आती है, डे टू डे भी वेरिएशन आती है, मंथ टू मंथ भी वेरिएशन आती है, और ईयर टू ईयर भी वेरिएशन आती है। जैसे समर में डे टाइम ज्यादा होता है, विंटर में डे टाइम जी कम जी होता है। बिल्कुल। तो आप खुद देखिए कि जो हमारे पास पीक जनरेशन के मंथ्स हैं नॉर्थ इंडिया में, की अगर मैं बात करूं, वो है फरवरी टू जून। जैसे दिन अभी चल रहे हैं, राइट, फरवरी से हमारी एक सोलर जनरेशन इंक्रीज करनी शुरू करती है, जून तक पीक करती है, फिर उसके बाद जुलाई के अंदर रेनी सीजन की वजह से थोड़ी सी कम होती है, और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी हमारे पास अच्छी जनरेशन आती है। नवंबर में जनरेशन थोड़ा सा डाउन होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है। दिसंबर जनवरी आर द लीस्ट प्रोडक्टिव मंथ्स, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास अराउंड जून के कंपैरिजन में अराउंड 60% ऑफ आउटपुट आती है एज कम्पेयर टू जून। मतलब ये फ्लक्चुएशन है 40% के अराउंड है थ्रू आउट द ईयर। राइट, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम ना इसकी डेली एनर्जी अगर मेजर करेंगे, दैट विल नॉट बी अ राइट मेट्रिक, वो सही तरीका नहीं होगा इसको मेजर करने का। जो सही तरीका है वो है एनुअल प्रोडक्शन देखना, एनुअल प्रोडक्शन, क्योंकि जो चीज डेली वेरी कर रही है, आप डेली उसको मॉनिटर करके उसकी परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकते हैं, हम इसको एनुअल परफॉर्मेंस ही जज कर सकते आपके हैं। पास केसेस भी आते होंगे, कुछ क्लाइंट कहते होंगे कि भैया पिछले महीने तो हमारी इतनी प्रोडक्शन हो रही जी थी, बिल्कुल, आज इस महीने हमारी इतनी प्रोडक्शन हो रही है। जी सर बिल्कुल। अमित, और दैट इज अ मैटर ऑफ कस्टमर एजुकेशन, एंड हमें अच्छा लगता है कि हम कस्टमर को अवेयर करें। इनफैक्ट an aware customer is a good customer and unaware customer is not a good customer. Obviously. तो इसके अंदर भी हम कस्टमर को यही एजुकेट करते हैं कि आप एक साइकिल के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अपना पूरे एक साल का एनर्जी जनरेशन ऑब्जर्व कीजिए, और उसके अंदर अगर वो एक बेंचमार्क जनरेशन के रेंज में आ रहा है, उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, सो देन योर सिस्टम इज परफॉर्मिंग वेल। तो आपके पास इसे मंथ वाइज भी होता है बेंचमार्क जनरेशन का? जी बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल होता है, मंथ वाइज भी होता है, लेकिन हम मंथ टू मंथ वेरिएशन उतना रिलायबली नहीं जज कर जस्ट पाते बिकॉज हैं। वी नो कि जून के महीने में इतनी लाइट तो रहती है, राइट नवंबर में राइट इतना ऐसा राइट एटमॉस्फेयर रहता ही रहता है। राइट। अब वो बात आपकी सही है, लेकिन कुछ कुछ ईयर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी साल में विंटर्स में ज्यादा बारिश हो गई, या फिर कभी मॉनसून का ऑनसेट जल्दी हो गया, या फिर मॉनसून आया ही नहीं, या फिर मॉनसून बहुत पुअर आया, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बेटर जनरेशन मिलेगी, वहां पे कोई कंप्लेन नहीं करेगा। इस साल बारिशें ज्यादा आने वाली हैं। देखते हैं। हमारे यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है कि इस साल जी हिंदुस्तान में ज्यादा बारिश होने वाली है। जी, अच्छी बात है, ये तो सब नेचुरल फोर्सेस के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि जो सूर्य की ऊर्जा, अपार ऊर्जा है, उसको हम यूज कर सके। इनफैक्ट जो हमारी कंपनी का नाम है वो भी अद्वित वेंचर्स, यही सोच के रखा गया था कि अद्वित का मतलब है जिसका कोई द्वितीय अल्टरनेटिव ना हो, जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो, जो यूनिक हो। हम सब के लिए जो एक अद्वित या यूनिक चीज है वो है हमारा सन, हमारा सूरज। और इनफैक्ट हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक सूरज ही है जो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। बाकी सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो सब सन से ही, सूर्य से ही किसी ना किसी तरह से डिराइव्ड है। ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं इसको एक सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी देखूं, एक सभ्यता के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, तो हमारी सभ्यता के अंदर शुरू से ही सूर्य को एक देवता का स्थान दिया गया है। सूर्य देव की उपासना, सूर्य वंश, श्री राम सूर्यवंशी और चंद्रवंश, ये दो मेजर फोर्सेस ऑफ नेचर हमारे कल्चर में रहे हैं। तो सूर्य से प्रभावित होना तो हमारे लिए बहुत ही एक नेचुरल चीज है। और इनफैक्ट सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं, और बहुत सारे वर्ल्ड ओवर अलग अलग सिविलाइजेशंस के अंदर सन की, सूर्य की किसी ना किसी तरह से उनको एक उपासना की गई है, उनका एक गॉड लाइक स्टेटस दिया गया है। दैट इज फॉर अ रीजन, बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लेन टेरेंस, हाई ऑल्टीट्यूड, हिली माउंटेन, रिवर साइड या कोस्टल रीजन में एफिशिएंसी या इंस्टॉलेशन में कोई फर्क? अमित, ये भी अगेन आप बिल्कुल ही बहुत सटीक सवाल पूछ रहे हैं अमित। आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है, एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट। तो
जैसे कि हम देखते हैं कि घरों की बनावट हम्म, अलग अलग जगहों पे अलग तरीके की होती है। दिल्ली में अलग तरीके की होगी, जम्मू कश्मीर में अलग तरीके की होगी, गैंगटॉक में अलग तरीके की होगी, केरल में, मुंबई में, गुजरात में, हर जगह अलग तरीके की होगी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है, जल और वायु दोनों अलग हैं। अलग है। इंडिया के अंदर जिस तरह से अलग अलग विंड जोन्स बनाए गए हैं, अलग अलग सीज्मिक जोन्स बनाए गए हैं, सीज्मिक मतलब अर्थक्वेक के जोन्स बनाए गए हैं, उनकी सेंसिटिविटी रिक्टर स्केल को लेके, और ये सब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एक भारतीय मानक संस्थान है उसके द्वारा जो बनाए गए प्रेस्क्राइब कोड्स हैं, आईएस कोड्स हैं, उसी के बेसिस पे पूरी डिजाइनिंग होती है, जहां पर मैकेनिकल और विंड इन दोनों लोड्स को अच्छे से स्टडी किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आपके सवाल के जवाब में यस, स्ट्रक्चर जो होता है नीचे का वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है, उसकी स्ट्रेंथ को अलग तरीके से बनाना पड़ता है। दिल्ली का स्ट्रक्चर हम चेन्नई में नहीं लगा सकते हैं, और इसी तरीके से गुवाहाटी के स्ट्रक्चर गुजरात में नहीं लगा सकते हैं। हर जगह के हिसाब से और किस सरफेस पे लग रहा है, छत पे लग रहा है, जमीन पे लग रहा है या कंक्रीट फ्लोर पे लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं। सो बेसिकली इसके लिए पूरी इंजीनियरिंग है पीछे, जी एब्सोल्युटली। हर एक चीज़ मैटर करती है जी इंस्टॉलेशन के बिल्कुल टाइम पे। इट्स बिल्कुल। नॉट वेरी सिंपल कि आप सोलर पैनल लेके पहुंच गए और लगा दिए कहीं भी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और इनफैक्ट मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि बहुत सारे कस्टमर्स को कुछ लोग इस तरह से गुमराह भी करते हैं, बिकॉज कस्टमर्स या फिर जो यूजर है वो नहीं जान पाता है कि इसकी क्या डेप्थ है। आपकी इसी बात से मुझे याद है, रिसेंटली आई वेंट टू धुलेरा। जी वहाँ पे अभी मैंने देखा कि 300 मेगावाट का वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ था ऑलरेडी। नॉट नॉट जस्ट 300 बट 600 मेगावाट का वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ था ऑलरेडी। मैंने वहाँ पे क्या देखा, मैंने वहाँ पे जाना इनफैक्ट, कि वो सोलर सिस्टम की जो प्लेट्स लगी हुई है ना, दे आर रोटेशनल, हाँ हाँ लाइक एज पर द डे कंडीशन वो शिफ्ट होती रहती हैं। जी लाइक अभी अभी हवा यहाँ की और यहाँ पे किरणें ज़्यादा है तो वो इस तरफ से टिल्टेड है, और वो कहते हैं वो ऑपोजिट भी टिल्ट हो जाती हैं। जी सो वो ऑटोमेटेड है, और वो लाइक मैंने कहा यार कितना इंस्पायरिंग है, हमें पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। जी। वो एक उसे कहते हैं ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग ट्रैकिंग सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है कि सूर्य की डायरेक्शन को वो ट्रैक करता है, और हाँ। सोलर पैनल हमेशा मैक्सिमम सनलाइट तब कलेक्ट करता है जब उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो। तो जिस तरह से सन मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उसी तरीके से पैनल्स भी अपनी इंक्लिनेशन चेंज करता है जिससे कि मैक्सिमम सनलाइट कलेक्ट कर सके। सोलर इंडस्ट्री है अपने आप में, वो बहुत एडवांस कर गई है जब से हमने शुरू इसके किया में भी था। कोई कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लाइक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगानी हो जिसके अंदर वो जी ट्रैकिंग सिस्टम लगता है, वो उसकी कॉस्टिंग? जी। ट्रैकिंग सिस्टम जनरली रूफटॉप पे इतना सक्सेसफुल नहीं है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ट्रैकिंग सिस्टम जनरली साउथ इंडिया में लगाए जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं। बट इसकी कॉस्टिंग होती है कोई एक्स्ट्रा? जी डेफिनेटली होती है, और उसकी कॉस्टिंग फिर अलग तरीके से वर्कआउट होती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उसकी कॉस्टिंग ही सिर्फ असेस करने के लिए पूरी टीम होती है जो इंजीनियरिंग साइड से भी, टेक्निकल साइड से भी और फाइनेंशियल साइड से भी उसका पूरा असेसमेंट करके उस पर एक डिसीजन बनाती है। बट येस, इट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच विल मैक्सिमाइज द आउटपुट of a particular solar project installation.